नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ ये केस क्लासेस में। भारतीय भूगोल के इस क्रम में जो आज का विषय है वो है विदेशी क्षेत्रों का समेकन, अर्थात जो विदेशी क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं भारत में, ऐसे कुछ राज्य हैं, ऐसे कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पूर्व में पहले विदेशी सरकार के अधीन थे। ठीक है, उनसे छीनकर भारत में विलय किया गया और इसे ही समेकन कहा जाता है, मिलाना। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे। इसके बाद 2-4 फैक्ट है राज्यों से संबंधित, ठीक है, रिलेटेड टू स्टेट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन पर प्रकाश डालूंगा। इसके बाद इसी क्लास में मैं बताऊंगा भारतीय सीमा, जो भारत की बाउंड्री है वो अदर कंट्रीज से कितने किलोमीटर रहती है, कितने किलोमीटर, और कौन से राज्य, भारत के कौन से राज्य किसी दूसरे देश के साथ सीमा साझा करते हैं, इस पर भी बात करूंगा। भारत की स्थलीय सीमा, कोस्टल लाइन, बाउंड्री, जो कोस्टल लाइन है, जो जलीय सीमा है, तटीय सीमा है, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा मैं। वाटर बॉडीज हों, सबकी चर्चा करूंगा। आपसे एक प्रश्न है कि पिछली क्लास कैसी लगी। पिछली क्लास में आपने पढ़ा है मेरे दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज जो रही, उनके बारे में मैंने बताया है। और जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि वो करंट अफेयर से मैंने अपडेट कर रखा था उन्हें। विदेशी क्षेत्रों का समेकन पढ़ते हैं। ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ ओवरसीज टेरिटरीज, ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ ओवरसीज टेरिटरीज या कहे विदेशी क्षेत्रों का समेकन। समेकन का मतलब मिलाना होता है, ठीक है, मर्ज करना होता है। चलिए, कुछ मेन दो विदेशी सरकार की बात करूंगा, जैसे पुर्तगाली और फ्रांस। पहले देखेंगे पुर्तगालियों का अधिकार कहां पर था और कब वो चीज़ भारत में शामिल होती है। इस क्रम में सबसे पहले आप देखेंगे दादर एवं नगर हवेली। दादर एवं नगर हवेली पहले जो ये 3 लिखे हैं, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीप और गोवा। ठीक है, तो ये तीनों क्षेत्र पुर्तगालियों के अधीन थे। पुर्तगाली जो गवर्नमेंट थी उसके अंडर पर थे। लेकिन क्या होता है, इन तीनों क्षेत्रों का भारत में विलय हो जाता है, समेकन हो जाता है। दादर एवं नगर हवेली का जो समेकन होता है, जो विलय होता है, जो मर्ज किया जाता है भारत में, वो 1954 में, दमन एवं दीप को 1961 में और गोवा को 1961 में। क्लियर है ये चीज़ कि नहीं है, आप बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था कि दमन एवं दीप पहले गोवा के अधिकार क्षेत्र में आता था, गोवा राज्य के अंतर्गत था। जब गोवा राज्य नहीं होता है तब तक दमन एवं दीप गोवा के साथ रहता है। लेकिन जैसे ही गोवा को 1961 में, आपसे प्रश्न है कि पिछली क्लास में मैंने बताया था किस संविधान संशोधन के तहत, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा गोवा को राज्य बनाया गया, स्टेट बनाया गया, और उसी संविधान संशोधन के तहत दमन एवं दीप को केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। कि 1961 में इन दोनों क्षेत्रों का भारत में विलय होता है। अब मैंने जो प्रश्न किया है कि गोवा कब राज्य बना, दमन एवं दीप केंद्र शासित प्रदेश कब बना, यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता होगा। चलिए फ्रांस के अधीन देखते हैं। फ्रांस के अधीन मुख्यतः पुदुचेरी आता था, जो आज केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, पुदुचेरी, वो पहले फ्रांस के अंडर था। पुदुचेरी के 4 जिले जैसे कि मैंने बताया था, पुदुचेरी के पांडुचेरी, माहे, कराईकल और यनाम। माहे, कराईकल, यनाम, पांडुचेरी, ये चारों जिले फ्रांस के अधीन थे। कुल मिलाकर पूरा पुदुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश अधीन था। लेकिन 1954 में इसको भारत में मिला लिया जाता है। 1954 में इसका इंडिया में विलय हो जाता है। ठीक है, मैंने बताया था पुदुचेरी के जो चारों जिले हैं दोस्तों, ये 3 राज्यों में फैले हैं, केरल में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। वहीं दूसरी ओर पुदुचेरी को अनोखा राज्य की संज्ञा दी जाती है, यूनिक स्टेट की। और साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पुदुचेरी को, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया है, पुदुचेरी को फ्रेंच सरकार की खिड़की कहा है, विंडो ऑफ फ्रेंच गवर्नमेंट, सॉरी फ्रेंच संस्कृति की खिड़की कहा है, विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर। क्लियर है चीज। चलिए, वहीं दूसरा स्थान है चंद्रनगर। चंद्रनगर भी
फ्रांस के अधीन था, फ्रांसीसी बस्ती है। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे चंद्रनगर बहुत बार आएगा आगे। तो ये स्वतंत्रता के पहले ही भारत आज़ाद कब होता है, इंडिपेंडेंट होता है 1947 में, 1947 में। लेकिन 1946 में एक साल पहले ही भारत में चंद्रनगर का विलय हो जाता है, इसको मर्ज कर लिया जाता है भारत में। तो इसलिए ये बात थोड़ा सा हट के है, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अब आइए कुछ राज्यों से संबंधित फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स रिलेटेड टू द स्टेट, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, है ना। चलिए, स्वतंत्रता के बाद राज्यों का गठन जो होता है मित्रों, किस आधार पर किया गया है? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए नोट। स्वतंत्रता के बाद फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद राज्यों का जो गठन होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट किस आधार पर किया जाता है? वो भाषा के आधार पर होता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। और दूसरा प्रश्न इससे बनता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य, उसका नाम है आंध्र प्रदेश। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला तो स्वतंत्रता के बाद राज्यों का गठन भाषा के आधार पर, और भाषा के आधार पर पहला राज्य जो गठित होता है उसका नाम है आंध्र प्रदेश। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये करंट से अपडेटेड है, भाषा के आधार पर गठित ना होने वाला पहला राज्य भारत का आंध्र प्रदेश पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पर पहला राज्य है जो गठित हुआ। बाकी और भी सभी स्टेट गठित होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पर। लेकिन भारतीय इतिहास में जितने भी भारत के राज्य हैं उनमें से ऐसे उस राज्य का नाम बताएं जो भाषा के आधार पर गठित नहीं हुआ है, ठीक है। नो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, मतलब कहने का मतलब है उसका नाम है तेलंगाना। जो भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना, कब बना था? 2 जून 2014 को। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जितने भी लिखे हैं सब इंपॉर्टेंट है, क्या बता दूं कि नहीं है। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना 29वां राज्य बनता है। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया जाता है। तेलंगाना में 33 जिले आते हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट आती हैं। दोस्तों ये याद रखिएगा, तेलंगाना को 5 राज्य घेरे हुए हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़। ये 5 राज्य तेलंगाना को घेरे हुए हैं। ये पूरा स्थल रुद्ध है, आगे बात करेंगे, ठीक है। 29वां राज्य है, 2 जून 2014 को गठित होता है। और खास बात दोनों में देखिए, ये दोनों जो क्षेत्र बने, पहले तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ही था, लेकिन जब अब ये 2 राज्य बन गए हैं, लेकिन देखिए दोनों में जो सिमिलरिटीज क्या है, जो यहाँ की लैंग्वेज है दोनों जगह की तेलुगु है, तेलुगु भाषा है यहाँ पर बोली जाती है। तो इस प्रकार भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो फर्स्ट स्टेट था वो आंध्र प्रदेश था और उसकी भाषा तेलुगु थी। लेकिन भाषा के आधार पर गठित ना होने वाला पहला राज्य जो होता है वो तेलंगाना होता है, ठीक है। ये पॉलिटिकल रीजन से अलग होता है, क्षेत्रफल जो इसकी क्षेत्रफल है और भी जो वहाँ पे जो उसकी विशेषताएं हैं और भी बहुत सारे रीजन है। इसकी व्याख्या मैं जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा वहाँ पर करूँगा कि तेलंगाना की मांग क्यों उठी थी आंध्र प्रदेश से अलग करने के लिए, ये सब कुछ वहाँ पे बताऊंगा, भूगोल पे नहीं, ठीक है। तो इतना जान लीजिए। अब कभी प्रश्न पूछे कि तेलंगाना को भाषा के आधार पर अलग किया गया है, जी नहीं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये पहला स्टेट है इस प्रकार। दोस्तों भू आवेष्टित, भारत में कितने राज्य भू आवेष्टित हैं? दूसरे शब्दों में भारत के कितने राज्य स्थल रुद्ध हैं? कितना डिफिकल्ट वर्ड है ना हिंदी में, भू आवेष्टित और स्थल रुद्ध, एक ही मतलब होता है इनका, सेम मीनिंग है। इंग्लिश में लैंड लॉक्ड कहते हैं, क्या कहते हैं? लैंड लॉक्ड। अब इसका अर्थ भी जान लीजिए। देखिए भू आवेष्टित का मतलब होता है या कहीं स्थल रुद्ध का मतलब होता है कि ऐसे राज्यों के नाम बताने हैं जिनकी सीमा किसी वाटर बॉडी से टच नहीं होती, किसी अदर कंट्री से टच नहीं होती। भारत की ये बीचों बीच स्थित है, मतलब समझ रहे हैं आप, किसी भी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर और भी जो भारत के साथ विदेशी जो फॉरेन कंट्रियां हैं, जो विदेशी देश हैं, वो टच नहीं होते हैं, जो अन्य देश हैं। तो ऐसे उन राज्यों का नाम बताना है। आप देख लेंगे जैसे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश क्या किसी वाटर बॉडी से टच होता है? क्या बंगाल की खाड़ी से, बे ऑफ बंगाल से टच होता है? क्या अरेबियन सी से टच होता है? जी नहीं होता। क्या पाकिस्तान से टच होता है? क्या चीन से होता है? क्या अफगानिस्तान से होता है? क्या बांग्लादेश से होता है?
जी नहीं, ये तो मिडिल है। इसे हृदय प्रदेश की संज्ञा दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, हृदय प्रदेश। ठीक है, आगे बात करूंगा। नदियों का मायका है, सोया स्टेट है, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, दूसरा है छत्तीसगढ़, ये भी ऐसे ही है, हरियाणा भी ऐसे ही है, तेलंगाना ऐसे ही, तेलंगाना को तो 5 राज्य घेर के बैठे हैं, झारखंड भी ऐसे ही है। ठीक है, ये स्थल रुद्ध होते हैं, भू आवेष्टित होते हैं, लैंड लॉक्ड होते हैं। समझ में आई इसका अर्थ क्या होता है? आइए अब बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत के राज्य, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट है उनकी बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले जानिए कि टोटल कितने वहां पर राज्य हैं। तो याद रखिए, टोटल राज्यों की जो संख्या है दोस्तों 7 है। हमेशा याद रखिए, जो पूर्वोत्तर भारत है, जो ईस्ट और नॉर्थ में, नॉर्थ इंडिया में जो स्टेट है, वो कितने स्टेट है वहां पे? 7। नाम देखिए, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड, इतने स्टेट आते हैं। ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं? मैंने ट्रिक बनाई थी इसकी याद करने के लिए। ठीक है, याद तो सबको हो जाएगा, लेकिन इजीली याद हो जाए और ज़्यादा बेहतर है। मैंने बताई थी, यहाँ पे देखिए 3M का मतलब क्यों लिखा मैंने? 3 बार M से जो स्टार्ट होते हैं, जैसे मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, 3 बार M है तो 3M हो गया। इसके बाद डबल ए क्यों लिखा? असम, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद मैंने लिखा है एन का मतलब नागालैंड, टी का मतलब होता है त्रिपुरा। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं 3 मंथ। ठीक है, क्या पढ़ सकते हैं? 3 मंथ। उच्चारण ऐसे, प्रोनाउंसिएशन जो होगा ऐसे होगा। अब आपके अंदर और कोई दूसरा मन मस्तिष्क में आपके अंदर कोई दूसरा ट्रिक है तो और अच्छी बात है। ठीक है, खास बात जो इसमें बतानी है ना, इन सभी को सम्मिलित रूप से 7 बहनों की संज्ञा दी जाती है। क्या? 7 बहनों की संज्ञा, 7 सिस्टर स्टेट बोला जाता है। 7 सिस्टर स्टेट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। देखिए, पूछने का जो ट्रेंड है ना, अब ऐसे नहीं सीधे पूछ लेगा कि 7 बहनों में कौन शामिल है, 7 बहनें किसे कहा जाता है, पूर्वोत्तर भारत के राज्य की, साउथ इंडिया के स्टेट? जी नहीं। अब देखिए, 7 बहनों में ये पूछा जा सकता है कि कौन से शामिल हैं, कौन से राज्य शामिल नहीं हैं। ठीक है, तो ये पूछा गया था, क्या सिक्किम 7 स्टेट सिस्टर में आता है? जी नहीं, सिक्किम इज नॉट अ पार्ट ऑफ 7 सिस्टर स्टेट। सिक्किम इज नॉट अ पार्ट ऑफ 7 सिस्टर स्टेट। ठीक है, सिक्किम को 7 बहनों के अंदर नहीं गिना जाता। 7 सिस्टर इन राज्यों को कहा जाता है, 7 बहनों के रूप में जाना जाता है। ये सामान्य सी भाषा, सामान्य सी जानकारी रह गई थी पिछले पार्ट की। तो दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही रखूंगा, ज्यादा लेंथ नहीं रखूंगा। इसके बाद जो पार्ट होगा हमारा, वो क्या होगा? भारत की सीमा बताने जा रहा हूं। ठीक है, अगले पार्ट पर बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज डू।